गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 1 पढ़ रहे थे। ठीक है, प्राची से क्रांति। देखेंगे हम आज की और क्या इसमें बदलाव हुए थे। तो देखिए, राजनीतिक प्रतीकों के मायने अर्थात जो अलग अलग, जैसे यहाँ पर टूटी हुई जंजीर दिखाई गई है। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। ठीक है, इसके अलावा छड़ों का बच्छीदार, छड़ों का बच्छीदार गट्ठर। ये गट्ठर क्या दिखा रहा है? अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता। इसके अलावा त्रिभुज के अंदर जो रोशनी बिखेरती आँख है अर्थात सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती है। और ये राजदंड है, शाही सत्ता का प्रतीक है। इसके अलावा अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप समानता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई भी छोर और छोर नहीं होता अर्थात वो सब तरीके से गोल होती है। इस तरीके से लाल फ्राइजियन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी अर्थात जो दास थे जब स्वतंत्र हो जाते थे तो वो इस प्रकार की टोपी पहनते थे। इसके अलावा नीला सफ़ेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। इसके अलावा डेनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप है। और विधिपट कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। इन सब के बारे में क्रियाकलाप में दिया गया है कि जैसे ले बार्बे ने पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र उसका चित्र दिया गया है। ठीक है, तो अलग अलग वो हमने देखा है इसमें। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा पॉइंट है फ्रांस के राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना अर्थात जो फ्रांस में जो राजतंत्र है उसकी समाप्ति हो गई और उसके बाद में गणतंत्र की स्थापना हो गई। तो जो गणतंत्र अर्थात जहाँ राजा वंशानुगत न होकर क्या होगा, जनता द्वारा निर्वाचित होगा। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना लेकर भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के तराने थे, जो उनमें कवि रोजेर दी लाइव द्वारा रचित मार्सिले भी था। ये गीत पहली बार मार्सिलेज के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। वर्तमान में फ्रांस का ये राष्ट्रगान भी है और उस समय क्रांति का ये प्रतीक भी था। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 में संविधान के सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे और राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों और मांगों के बारे में जानेंगे। अर्थात क्या हुआ कि वैसे तो समानता का अधिकार मिलना चाहिए सभी को और सभी को एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर उच्च जो जातियाँ थीं उनको ज़्यादा अधिकार थे और उनके अलग विशेष अधिकार दिए गए। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन
रोबेस्पियर था। जेकोबिन के एक बड़े वर्ग में ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। ये ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था, अर्थात वो बराबरी के लिए आना चाहते थे और बराबरी दिखाना चाहते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो पोशाक थी वो बदल दी। इसलिए जैकोबिनों को सो कुलात के नाम से भी जाना गया, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सो कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरेलिए के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, मतदान करने का अधिकार दिया गया। पहले तो क्या था कि जिन पुरुषों के पास में संपत्ति होती थी उनको ही अधिकार था वोट देने का, लेकिन इसके बाद में क्या किया गया कि अब समानता का अधिकार हो गया। तो जिन पुरुषों की आयु 21 वर्ष है, चाहे उनके पास संपत्ति हो चाहे संपत्ति नहीं हो, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है, अर्थात वो वंशानुगत नहीं होता। अब इसका क्या होगा, निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। ये वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि कब और कैसे गणतंत्र बने। लुई सोल्वे को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को फ्लेश डी ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्दी रानी मेरी एंतोएनेत का भी वही असर हुआ, अर्थात इन्हें फांसी की सजा दे दी गई देशद्रोह के आरोप में। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे आतंक का राज। तो सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन हो चाहे पादरी हो, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य हो या उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता है तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता है। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाले मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मोन्यूसर अर्थात महाशय एवं महामदाम अर्थात महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सितोयेन अर्थात नागरिक एवं सितोयिन अर्थात नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके स्थान पर भवनों को बेरक या दफ्तर बना दिए गए। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, अर्थात उसे भी फांसी की सजा दे दी गई।
इसके बाद है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपर्क तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, अर्थात जिनके पास संपत्ति नहीं है वो वोट नहीं दे सकते, ऐसा कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब जो नया शासक आएगा वो है नेपोलियन बोनापार्ट। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों को आगामी सदी में न केवल फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप की राजनीतिक अदालतों को भी प्रेरित किया गया। अर्थात अब धीरे धीरे क्या हुआ कि सब अपने अधिकारों के प्रति क्या है जागरूक होने लग गए। अब देखिए जो महिलाएं जो आंदोलन में किस तरीके से रही या क्रांति में किस तरीके से रही, तो महिलाओं का भी योगदान है। वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की ओर थी। देखिए वर्साई की तरफ ये महिलाएं जा रही है जो क्रांति में भाग ले रही है। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी कि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, अर्थात वो खेती मजदूरी करती थी और अपना जीवन चलाती थी। वे सिलाई बुनाई कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति भी करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां कॉन्वेंट में पढ़ पाती, अर्थात जो उच्च वर्ग था उस उच्च वर्ग के जो बच्चे थे वही विद्यालय में पढ़ते थे। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना बनाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी, अर्थात जो महिलाओं को मजदूरी का पैसा मिलता था वो भी कम मिलता था। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए खुद को राजनीतिक क्लब शुरू कर दिए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे महत्वपूर्ण क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग रही थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई थी कि 1791 में संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिकता का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। अर्थात महिलाओं ने अपने कल्याण को अपना कल्याण करने के लिए और अपनी जो समानता है उसकी मांग रखने के लिए अलग अलग क्लबों के माध्यम से क्या किया, अपना उत्तरदायित्व बताया। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। अब देखिए जो कल पढ़ेंगे हम आगे का कि जो राजनीतिक जो क्षेत्र है उनमें जो महिलाओं की स्थिति है वो किस प्रकार से सुधरी। ठीक है।